हेलो दोस्तों, सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टोमेटा के बारे में, ठीक है, और कुछ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में टिप्स भी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टोमेटा के बारे में जानकारी लेते हैं कि व्हाट इज स्टोमेटा। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, इनफैक्ट दो फिगर हैं। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये बीन शेप में इस तरीके से काजू की तरह इस तरीके से कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। तो दो काजू ऐसे ऐसे पलट दीजिए, मान लीजिए, तो बीच में एक जगह बन जाती है। इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। क्या नाम देंगे इसको? स्टोमेटल पोर बोलते हैं। और इसके अगल बगल में जो चीजें लगी हुई हैं उसे गार्ड सेल बोला जाता है, ठीक है। और इसमें ये जो छोटी छोटी चीजें लगी हुई हैं ग्रीन कलर की ये होती हैं, आप ग्रीन कलर से कलर कर लीजिएगा या बुक में फिगर आप देख सकते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल, गार्ड का काम क्या होता है? गार्डनिंग करना, गार्डिंग करना। तो गार्डिंग करने का मतलब ये हुआ कि देख रेख रखना कि दरवाजा खुला है कि बंद है। ये काम करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये होती है गार्ड सेल के ऊपर। तो ये जो गार्ड सेल है ये ओपन और क्लोज है ना, इस पोर को ओपन और क्लोज करता है, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये ओपन स्टोमेटा का है और दूसरा जो है वो क्लोज्ड स्टोमेटा का है। तो व्हाट इज स्टोमेटा अगर पूछा जाता है तो आप कहेंगे टिनी पोर्स। क्या नाम है इनका? टिनी पोर्स। छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनको टिनी पोर्स कहा जाता है। तो टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि पत्तियों की सतह पर। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों के किस सतह पर, यानी कि अपर या लोअर। तो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होता है, ठीक है। लोअर सरफेस, जैसे ये लीफ है तो इसका जो लोअर सरफेस है इस पे स्टोमेटा ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये स्टोमेटा से होता क्या है? ये जो टिनी पोर्स हैं ये क्या काम करते हैं? जैसे हम लोगों के पास नोज है, हम लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं नाक के थ्रू, उसी तरीके से ये जो टिनी पोर्स हैं इनसे भी गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन को ये बाहर निकालते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं थ्रू द टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू अदर पार्ट्स आल्सो। प्लांट में दूसरे भी पार्ट हैं जिनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल सरफेस ऑफ स्टेम, यानी कि जो तना है, जो स्टेम है, ठीक है, तो वहां से भी गैसियस एक्सचेंज होता है। रूट के सरफेस जो होते हैं उनसे भी गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ स्टोमेटा ही नहीं है, स्टेम और रूट से भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्टोमेटल पोर हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान रखने के लिए दो सिपाही हैं जिनका नाम गार्ड सेल है। और ये गार्ड सेल क्या काम करते हैं? गार्डिंग का काम करते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो है गार्ड सेल के थ्रू ही डिफाइन की जाती है या कंट्रोल किया जाता है। तो गार्ड सेल में ऐसा क्या होता है जिससे कि ओपनिंग और क्लोजिंग होती है? तो जो गार्ड सेल है इसमें जब वाटर फिल हो जाता है, जब ये फूल जाता है, गार्ड सेल देखिए यहाँ पे फूला हुआ है, यहाँ पे पिचका हुआ है। यहाँ पे जब गार्ड सेल फूल जाता है, तन जाता है, तो इनके बीच में जगह बन जाती है, ठीक है। जैसे इस तरीके से है, गार्ड सेल फूला तो इनके बीच में जगह बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे जगह बन जाएगी। गार्ड सेल फूला तो इनके बीच में जगह बन जाती है और जब ये जगह बनती है तो इसी को टिनी पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो कॉजिंग द स्टोमेटल पोर ओपनिंग। स्टोमेटल पोर ओपनिंग कब होगा? स्टोमेटा पोर ओपन कब होगा? ये ओपन होता है जब गार्ड सेल स्वेल कर जाता है, यानी कि फूल जाता है। और इसी का ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ पे जब वाटर बाहर की तरफ जाने लगता है, यानी कि वाटर आउट, वाटर बाहर हो जाता है, तो ये पिचक जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं
और जब ये सिकुड़ते हैं तो बीच का जो दरवाजा है यहाँ पे ये बंद हो जाता है, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज गार्डेड बाय गार्ड सेल। तो गार्ड सेल क्या काम करते हैं? गार्ड सेल एक ऐसा फंक्शन करते हैं जो दरवाजे को खोलता और बंद करता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, टिनी पोर्स, ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल, यानी कि गार्ड सेल इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। यानी कि अब ये गार्ड सेल कैसे काम करता है, अगर फंक्शन ऑफ गार्ड सेल के बारे में लिखना हुआ तो आप कहेंगे कि गार्ड सेल फूल जाता है। तो फूलता कब है? जब वाटर इन हो जाता है, यानी कि जब गार्ड सेल में पानी चला जाता है तो ये फूल जाता है, पानी बाहर हो जाता है तो ये पिचक जाता है। तो जब वाटर अंदर जाता है, जब ये फूलता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, यानी कि वो पोर जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना ही है इसमें। स्टोमेटा क्या है बस हमें याद रखना है। टिनी पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 5.2 है। एक्टिविटी 5.2 में यहाँ पे स्टोमेटा के फंक्शन को आपको शो करना है। यहाँ पे हमने दो बेल शेप्ड जार लिया हुआ है, बेल शेप्ड यानी घंटे की तरह बेल शेप्ड जार लिया है, शीशे का बना हुआ है। यहाँ पे एक प्लांट हमने रखा हुआ है, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड रख दिया, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या रखेंगे यहाँ पे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है? एब्जॉर्ब CO2। ये क्या एब्जॉर्ब कर ले जाता है? CO2। तो ये सारा का सारा CO2 एब्जॉर्ब कर ले जाता है। उसके बाद इस जार में हम लोग क्या करेंगे, इसी में जब ये CO2 पूरा का पूरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है तो यहाँ पे जो पत्तियां हैं, इनके जो सरफेस हैं, इन सरफेस पे पीछे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पीछे की तरफ जो है, इधर जो है, यहाँ पे वैसलीन लगा देते हैं। वैसलीन लगा देंगे तो स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। वैसलीन लगा देंगे ऊपर तो स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद इसमें और एक नॉर्मल प्लांट में जब आयोडीन टेस्ट करेंगे, यानी कि स्टार्च का टेस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं। मतलब यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, ठीक है, प्लस यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एब्जॉर्ब हो गया था और उसके बाद हमने वैसलीन वगैरह भी लगा दिया था इस पे, तो अगर इस पे कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज भी करते हैं तब भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि स्टोमेटल पोर क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। और यहाँ पे नॉर्मल प्लांट में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल प्लांट में क्या है कि उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस में, जैसे वाटर। तो प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है? बिल्कुल रूट से मिलता है। रूट से ये प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है और मैग्नीशियम है। इन सब की भी प्लांट को ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें भी सॉइल में जो वाटर है, उसी वाटर में ये सारी चीज़ें घुली हुई होती हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन जब होता है रूट के थ्रू, तो प्लांट में उस वाटर में घुले हुए ये सब चीज़ें भी प्लांट को मिल जाती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन किस लिए ज़रूरी है? चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो नाइट्रोजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि प्रोटीन का जो मोनोमर है वो है अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड NH2 होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और DNA जो होता है, इसमें जो बेस है उसके लिए भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली 78%, ठीक है, 78% के लगभग, है ना, तो नाइट्रोजन है। और ये नाइट्रोजन जो होता है ये डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट जो है वो डायरेक्टली इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो नहीं एब्जॉर्ब कर सकते तो क्या करते हैं नाइट्रोजन को? तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं, सॉइल में ही पाए जाते हैं, एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया। ये एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में। नाइट्रेट यानी कि NO2 के फॉर्म में और NO3 के फॉर्म में। नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सिंग कर दिया जाता है।
तो नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है वो वाटर में ही मिक्स हो जाते हैं और उसी के थ्रू प्लांट जब उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट के थ्रू, तो ये नाइट्रेट, नाइट्राइट, फास्फोरस, सारी चीज़ें, मैग्नीशियम वगैरह सब प्लांट को मिल जाती हैं और फिर अपना फंक्शन करते हैं वो। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे स्टोमेटा होता है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। दो वर्ड याद करेंगे, टिनी पोर्स हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है। बाकी की कहानी आप धीरे धीरे बताते चले जाएंगे, बहुत कुछ चीज़ें हैं। गार्ड सेल के बारे में आप बताएंगे तो इसका फूलना और पिचकना, वाटर का इन होना, वाटर का आउट होना। ठीक है, तो वाटर पे ही ये डिपेंड करता है कि कितना ये गार्ड सेल ओपन रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई? तो ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटल पोर जो है, इससे लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो स्टोमेटा को ये लोग अधिकतर क्लोज ही रखते हैं। ठीक है, और डिजर्ट प्लांट में स्टोमेटा क्या है कि बड़ा संकीर्ण होता है। वो उसमें एक तो पत्तियां नहीं होती, उसका जो स्टेम है, कैक्टस का प्लांट अगर हम देखें तो कैक्टस के प्लांट में लीव्स नहीं होते हैं, तो उसके स्टेम में ही जो स्टोमेटा है वो बड़ा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। क्योंकि अगर सरफेस पे स्टोमेटा हुआ तो उससे वाटर वेपर बहुत ज़्यादा लॉस होगा, यानी कि वाटर जो है ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए स्टोमेटा संकीर्ण होता है। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, एक कारण है, तो उनको हम लोग जानते रहेंगे। आइए हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका, जिसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा कि हमारे आसपास जो लिविंग बीइंग हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल जो हैं, उसमें से प्लांट मोस्टली जो इनमें क्लोरोफिल होता है वो लोग फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑटोट्रॉफिक यानी ऑटोट्रॉफिज्म करते हैं। तो हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम लोग जो दूसरे लोग खाना बनाते हैं ना उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके का न्यूट्रिशन इसमें आता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तीन तरह का न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये तीन तरह के न्यूट्रिशन आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलो मतलब पूरा, आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रोटी सब्जी लेते हैं, पूरा का पूरा उसे खाते हैं और उसे अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड, एनिमल्स क्या करते हैं, ये सॉलिड फूड को ही इनटेक करते हैं और ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, और अपनी बॉडी के अंदर उसे ब्रेक डाउन करते हैं और जो वेस्ट होता है उसे बाहर निकाल देते हैं और जो एनर्जी होती है उसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है कि पूरा का पूरा सॉलिड फूड ही बॉडी के अंदर लिया जाता है। ठीक है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, यानी कि जो सॉलिड फूड है उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट नंबर पे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल में है फंगी और मशरूम। ये जो फंगी और मशरूम होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते और इनके पास ऐसा कोई ऑर्गन भी नहीं होता कि ये बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक डाउन कर सके। तो ये क्या काम करते हैं, ये बॉडी के बाहर ही, बॉडी के बाहर यानी कि जहाँ कहीं भी चीज़ें सड़ गल रही होती हैं वहाँ पर ये लोग प्रेजेंट हो जाते हैं और वहाँ पे सड़ती हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी कि ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अगर डेड और डिकेइंग मैटर है, ठीक है, जैसे एनिमल बॉडी है, प्लांट बॉडी है, तो वहाँ पे ये फंगस और मशरूम वगैरह जो होते हैं उगने लगते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन में सॉलिड फूड बॉडी के अंदर ले जाया जाता है और फिर उसे ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकाली जाती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये बॉडी के बाहर ही
डेड एंड डिकेइंग मैटर को वहाँ पे वो सड़ाते हैं, गलाते हैं और फिर उसके मैटर को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन आता है। ये तो एकदम गए गुजरे हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं चीज़ों को और ना ही बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं। तो पैरासाइट करते क्या हैं, पैरासाइट किसी दूसरी की बॉडी पे जा करके उनके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और फिर जो वो होस्ट यानी जिनके ऊपर वो बैठे हुए हैं, तो होस्ट अपना खाना खाता है, चाहे जैसे खाए, चाहे वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करे या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करे, तो वो चाहे जैसे बॉडी के अंदर एनर्जी को लेकर के जाए, तो पैरासिटिक उसी के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं और जैसे ही वो अपना डाइजेशन कंप्लीट करता है तो ये उसकी बॉडी से उन चीज़ों को खींच लेते हैं। यानी कि पैरासाइट जो हैं ये बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। तो जिनके ऊपर पैरासाइट पाए जाएंगे ना, उनको हम कहते हैं होस्ट, यानी कि ये होस्ट के ऊपर पाए जाते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ये खींचते हैं, वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कैस्केटा एक प्लांट है, ठीक है, कैस्केटा जो है ये प्लांट पैरासाइट है। टीक है, लीस, लीचेस, टेपवर्म, ये सब चीज़ें एनिमल पैरासाइट होती हैं। यानी एनिमल के ऊपर टीक, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लीस और लीचेस, है ना, जोंक वगैरह जो होता है, और जू जो होता है बाल में, वो भी पैरासाइट है। इसी तरीके से टेप वर्म जो होते हैं हमारे पेट में पाए जाते हैं, वो भी हमारी बॉडी में बस इसी तरीके से पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। देखिए पैरासाइट बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं, पैरासाइट बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बाहर रहने वाले पैरासाइट जैसे कि ये लीस है, लीचेज हैं, टिक है, और बॉडी के अंदर जो पैरासाइट है, एक एनिमल पैरासाइट टेप वर्म है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये पैरासिटिक जो एनिमल होते हैं, पैरासिटिक जो लिविंग होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपने होस्ट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये न तो अपनी खुद की बॉडी के अंदर न तो ये डाइजेशन करते हैं फूड पार्टिकल का, ना ही बॉडी के बाहर डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये करते क्या हैं, ये वही जो खाना बना रहा है उनसे खाना छीन लेते हैं, ये काम करते हैं। होलोजोइक बेचारे अपना चबाते हैं, खाते हैं, बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग नहीं भी चबा पा रहे, जैसे अमीबा वगैरह है, पैरामीशियम है, तो ये सब क्या करते हैं कि ये चबाते तो नहीं है लेकिन पूरा निगल जाते हैं उसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। सबसे पहले यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर, तो यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में दो एग्जांपल आपको अमीबा और पैरामीशियम का याद रखना है। यहाँ ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो अब ये जो अमीबा है, अभी आपने देखा कि अमीबा और पैरामीशियम होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, यानी ये फूड पार्टिकल को सीधे सीधे बॉडी के अंदर खींच लेते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर के थ्रू इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमीबा है और ये फूड पार्टिकल है। अमीबा ने देखा अरे ये तो फूड पार्टिकल है, तो क्या करता है, ये तुरंत अपने ये जो सरफेस हैं बॉडी के, इसको तुरंत ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देता है उसको पकड़ने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आगे की तरफ जो निकला हुआ हिस्सा है, इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, स्यूडोपोडिया, PSEU, CU, P साइलेंट है यहाँ पे, स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया, इसको फॉल्स फूट भी कहते हैं, झूठा पैर कहते हैं, ठीक है। तो फॉल्स फूट है ये, इसी स्यूडोपोडिया से ही ये चलते फिरते भी है, अपनी बॉडी सरफेस के कंटेंट को वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो निकला हुआ हिस्सा है यही स्यूडोपोडिया है। तो ये देखिए इस तरीके से फूड पार्टिकल को पकड़ के अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं, और फिर जब शरीर के अंदर इसको खींचते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे इनका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट होते हैं उनको ये बाहर खींच देते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम भी बना हुआ है, फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसके बारे में देख लीजिए। अमीबा है तो सबसे पहले स्यूडोपोडिया को इसने आगे बढ़ाया, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्यूडोपोडिया अगर कोई पूछे कि क्या है, तो ये एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन को ही आगे बढ़ाते हैं, तो उसी को स्यूडोपोडिया कहा जाता है। तो स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ाया और यहाँ पे फूड को क्या कर लिया, फूड को कैप्चर कर लिया। तो फूड बॉडी के अंदर चला गया और फूड वैक्यूल में कैद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फूड है और इसके चारों तरफ ये जो सरफेस बना हुआ है, इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो फूड वैक्यूल में ये कैप्चर हो गया।
तो फूड वैक्यूल में कैप्चर हुआ, तो फूड वैक्यूल में इसका फिर डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन होने के बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, ये भी एक वैक्यूल में बंद होता है और फिर ये सरफेस के थ्रू ही इसको बाहर फेंक दिया जाता है, यानी कि थ्रोन आउट कर दिया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से पैरामीशियम आता है। तो पैरामीशियम क्या काम करता है? पैरामीशियम क्या है ना कि ये, इसका जो नाम है पैरामीशियम, ये कुछ इस वजह से दिया जाता है क्योंकि ये ऐसे करके पैर की तरह होता है। ठीक है। और यहाँ पे, और इसके चारों तरफ जो है ये सीलिया लगे होते हैं। ये जो छोटे छोटे बाल की तरह दिख रहे हैं, इसको कहते हैं सीलिया। ठीक है। तो सीलिया जो होता है, यहाँ से फूड को इनटेक किया जाता है। यहाँ पे फूड इनटेक हो गया, डाइजेस्ट हुआ और फिर इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो सीलिया ने पकड़ लिया फूड को, और ये स्पेसिफिक स्पॉट, हाँ एक खास बात यहाँ पे पैरामीशियम में ये होती है कि एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ही ये खाना खाते हैं, यानी कि एक तरीके से उसको माउथ आप कह सकते हैं। होते तो ये सिंगल सेल ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अमीबा से डेवलप्ड होते हैं। अमीबा में क्या होता है कि पूरा सरफेस ही आड़ा टेढ़ा होता है, इनका कोई फिक्स शेप नहीं, लेकिन पैरामीशियम का एक फिक्स शेप होता है। फिक्स शेप होने की वजह से यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्पॉट होते हैं जहाँ पे से ही पूरी इंटायर बॉडी से ही फूड को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्पॉट होते हैं जहाँ से फूड को इनटेक किया जाता है, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि ये होलोजोइक हैं। ठीक है। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? बॉडी के बाहर चीज़ों को सड़ाते गलाते हैं, फिर वहाँ से सड़ती गलती चीज़ों को चूस जाते हैं, यानी बॉडी के अंदर वो उसको नहीं डाइजेस्ट कर सकते। पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक दूसरों के ऊपर चढ़ करके उनके न्यूट्रिशन को खींच लेते हैं, यानी कि वो जो न्यूट्रिशन अपने लिए लेते हैं उस मटेरियल को ये पैरासिटिक अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, इसके बारे में बात हुआ। तो न्यूट्रिशन बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके का, जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, वो 3 तरीके का होता है। ठीक है। वैसे अगर प्रोसेस की बात करें, न्यूट्रिशन प्रोसेस की ही बात करें, तो 2 तरह का न्यूट्रिशन है। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा कि प्लांट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करता है और फूड फार्मेशन करता है। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फार्मेशन करता है। फिर ये जो एनिमल होते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है, यानी 3 तरह के एनिमल होते हैं जो खाना को अपने बॉडी में, मतलब कि अपने लिए यूज़ करते हैं। तो पहला है होलोजोइक, जो फूड पार्टिकल को सीधे बॉडी के अंदर खींच लेते हैं। दूसरा है सेप्रोफिटिक, जो बॉडी के बाहर ही फूड को गलाते हैं, सड़ाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर वहाँ से जो सड़ती गलता, जो वहाँ पे वाटर बनता है या वाटर लाइक मटेरियल जो बनता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पैरासिटिक बहुत लेजी हैं, ये कोई काम नहीं करते, न बॉडी के अंदर न बॉडी के बाहर। ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं? ये जिसके ऊपर बैठे हुए रहते हैं उन्हीं से ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है। तो ये 3 तरीके का न्यूट्रिशन हो गया। इसके बारे में आपने देखा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब हम लोग अगले नंबर पे पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, सिंगल सेल का तो ठीक है, सीधे सीधे फूड पार्टिकल लिए, डाइजेस्ट किए, बाहर फेंक दिए, पूरी बॉडी ही इनका माउथ है एक तरीके से, यानी कि इनका कोई स्पेसिफिक नहीं है। पैरामीशियम में हल्का फुल्का स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है। अमीबा का तो कोई चीज़ फिक्स नहीं है ना, ये अपना स्यूडोपोडिया वगैरह बढ़ा करके किसी भी तरीके से अपने आप को जिंदा रखता है। ठीक है। और ये बहुत कठिन इन्वायरमेंट में भी, यानी कि हार्ड इन्वायरमेंट में भी अपने आप को सर्वाइव कर ले जाता है, बहुत चालाक है ये। ठीक है। और अमीबा जो होता है ये एक तरीके से इसको इमॉर्टल भी बोलते हैं, क्योंकि इनको अगर आप काटेंगे भी ना तो फिर ये क्या होता है कि फिर से अपने आप को डेवलप कर लेता है। तो ये भी एक तरीके से अमर है। ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीशियम है, पैरामीशियम भी इसी तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेता है। होलोजोइक है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है और फिर जो वेस्ट होते हैं उनको थ्रो आउट कर देता है। ठीक है। अब हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी सेलुलर में अब जैसे यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन सिर्फ अमीबा पैरामीशियम ही थोड़ी करता है, हम लोग भी करते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। बाकी के जो एनिमल जिनको आप खाना खाते हुए देखते हैं वो सब होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं।
ठीक है। अब कौन कौन एनिमल को आपने देखा है खाना खाते हुए वो आप लिख लीजिएगा। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब चीज़ें सैप्रोफिटिक होती हैं, ये सीधे सड़ाती गलाती हैं और फिर वापस खींच लेती हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, ये सब में भी आपने देखा कैस्कटा, एक प्लांट पैरासाइट, एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जिसे कैस्कटा को लेकर के कभी कभी नीट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कैस्कटा है तो क्या है, तो उसमें प्लांट पैरासाइट, सिर्फ पैरासाइट नहीं है, तो प्लांट पैरासाइट अगर नाम लिखा है तो प्लांट पैरासाइट इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। बाकी के ये सब जो है टीक है, लीस है, लीचेस, टेपवर्म, ये सब एनिमल पैरासाइट होते हैं। तो यहाँ पे एक एनिमल पैरासाइट याद कर लीजिए, एक प्लांट पैरासाइट याद कर लीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें आप इसको ध्यान में रखिए कि अमीबा किस तरीके से, और ये जो वर्ड है स्यूडोपोडिया, इसको आप जरूर याद रखिए। स्यूडोपोडिया, पी इसमें साइलेंट है, बाकी स्पेलिंग बहुत सिंपल है, SEU, स्यूडो, DO, पोडिया, PODIA, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडो और पोडिया ये दोनों वर्ड अलग अलग करके याद करेंगे तो स्पेलिंग याद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। खास करके ह्यूमन बीइंग में हम लोग अपने बारे में जानकारी लेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो पे बने रहिए, कुछ ना कुछ आप जरूर सीख करके ही जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।